अनम्यूट आपकी अनम्यूट आवाज कर विनायक लीजिएगा। जी पहुंच नहीं पा रही। विनायक जी आपका माइक ऑफ है, आप ऑन कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। आ रही है आवाज अब? हाँ जी जी, जी अब जी आ रही बिल्कुल है। आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। तो विनायक शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं और आज के इस कार्यक्रम के विनायक जी अध्यक्ष भी हैं। मैं अपने टीम के सदस्यों की तरफ से तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में विनायक जी आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी हमारे आज के कार्यक्रम के अंदर जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे जी। योगेंद्र कुमार पांडे जी हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। हम योगेंद्र कुमार पांडे जी का अपनी टीम और प्रतिभागियों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के अंदर जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं उपेंद्र शर्मा जी, आज वो किन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों से हमारे साथ थोड़ा सा विलंब के साथ जुड़ेंगे। उनके साथ थोड़ा सा कोई पारिवारिक ट्रेजेडी है जिसकी वजह से वो अभी तुरंत हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के अंदर जो हमारी मुख्य अतिथि हैं फातिमा किरमानी जी, हम 2 मिनट उनका वेट करते हैं और हम फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर सर आ गए हैं क्या? रितेश सर? एक मिनट। अभी नहीं जुड़े हैं सर। चंद्रशेखर सर अभी जुड़े नहीं है लग रहा है। जी जयंती के प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आते ही आपको फीडबैक लिंक चाहिए तो आप जा सकते हैं इस वेबिनार से बाहर। रितेश सर स्टार्ट किया जाए? जी बस सर, बस एक मिनट। अभी मेरी गेस्ट से बात हुई है, वो जस्ट तुरंत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर। एक मिनट और सर बस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता हैं, हमारे साथ कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागी हैं, उनमें से जो हमारे मुख्य लोग हैं मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे जी मौजूद हैं। डॉक्टर योगेंद्र पांडे लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध एक छिया पीजी कॉलेज में पत्रकारिता विभाग में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत है। योगेंद्र पांडे जी पत्रकारिता के शिक्षक होने से पूर्व उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे तमाम प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ काम कर चुके हैं। योगेंद्र जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में एक एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर, साथ ही साथ एक एकेडमिशियन के तौर पर भी काम रहा है। आपने पत्रकारिता के और लखनऊ के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही एडवर्टीजमेंट में अपना शोध कार्य भी पूर्ण किया हुआ है। आपको तकरीबन 1.5 दशक का पत्रकारिता शिक्षण का अनुभव है और तकरीबन आधे दशक आपने पत्रकारिता में एक्टिव जर्नलिज्म के तौर पर काम किया हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
हमारे कार्यक्रम के अंदर मौजूद हमारे कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष विनायक शर्मा जी, सीएमडी दी आवाज मीडिया ग्रुप से हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका अपना एक लंबा तजुर्बा और अनुभव है। आप प्रिंट मीडिया के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप कार्यक्रम के अंदर निरंतर अपने लेखन के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति के माध्यम से लगातार मीडिया में कार्य करते रहते हैं। इसके इतर हमारे साथ जो हमारे मुख्य वक्ता थोड़ी देर में मौजूद होंगे, समाचार संपादक हैं आप महानगर टाइम्स, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उपेंद्र शर्मा जी। उपेंद्र शर्मा जी एक लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं और आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो आएंगे तो हम उनसे आपका तारुफ पुनः कराएंगे। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि समाज के अंदर मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया क्या करता है। भारत का जो मीडिया है, हम ये मान के चलते हैं कि हम मानते नहीं है बल्कि हम इस बात को जानते हैं कि उसका जो जन्म भारत के अंदर हुआ था वो एक मिशन के तौर पे था। और आज की जो पत्रकारिता है, बहुत सारे ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिशन को प्रोफेशन में तब्दील कर लिया है। उनके लिए आज पत्रकारिता का वो स्वरूप नहीं रह गया है, अर्थात समाचार जन सरोकार के लिए नहीं बल्कि देश की सरकार के लिए होने लगे हैं। सरोकार की पत्रकारिता की जगह अब सरकार की पत्रकारिता होने लगी है। ऐसे ही विषय पर बातचीत करने के लिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि योगेंद्र पांडे जी से चाहेंगे तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर योगेंद्र पांडे। धन्यवाद रितेश सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरमानी, विनायक सर, सीनियर जर्नलिस्ट विनायक शर्मा जी और कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर मनीष जी, मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे एक मंच प्रदान किया अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का। यह बहुत ही इस समय मीडिया में नैतिकता या नैतिक मूल्य, यह बुलंद प्रश्न। इसमें यह देखना है कि किसके नजरिए से देखते हैं। नैतिकता का जो प्रश्न है वह किसी के लिए नैतिक हो सकता है और किसी के लिए अनैतिक हो सकता है। जब रीडरशिप बढ़ानी हो, सर्कुलेशन बढ़ाना हो, जब अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ानी हो या न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ाना हो, तो आप मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं किसी केस पे। क्यों ना करें? क्योंकि लोग वही तो पसंद करते हैं, लोग सनसनी पसंद करते हैं। कोई अट्रैक्टिव न्यूज हो उसको पसंद करते हैं। तो यह पत्रकार का दायित्व हो जाता है, नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह अपने संस्थान की टीआरपी या अपने संस्थान का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसी खबरों को ले आए। लेकिन अगर न्यायालय की नजर में देखते हैं तो वह अनैतिक हो जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या न्यायालय की गरिमा है, उससे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, आघात पहुंचता है। तो ये जो मीडिया के जो नैतिक मूल्य है, इन नैतिक मूल्यों पर सबसे ध्यान यह देने की जरूरत है कि किसकी नजर से हम देख रहे हैं उसको। वैसे अपना देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यहाँ पब्लिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है और अपनी बात कहने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया जाए, कोई रोक लगाई जाए तो यह नैतिकता नहीं होती।
लेकिन नैतिकता, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जो हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनकी बात करते हैं, तो नैतिकता का प्रश्न आ जाता है। क्योंकि हम किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं? पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और जहां पब्लिक और अपना देश ही परेशान होने लगे, जहां उसे दिक्कत महसूस होने लगे, जहां वह मिसगाइड होने लगे, वही नैतिकता की सीमा आके खड़ी हो जाती है। आजादी से पहले हम लोग सरकार के विरोध में पत्रकारिता किया करते थे। वह हमारा नैतिक दायित्व था, क्योंकि हमें आजाद होना था और आजादी के लिए हम जितना भी सरकार का विद्रोह कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, पत्रकारिता के माध्यम से करते थे। और सरकार की नजर में वह हमारा कृत्य अनैतिक था। तो यह समय समय की बात होती है कि आप नैतिक मूल्य जो है वह किसकी नजरिए से देखते हैं। लेकिन अपने देश में, अब देश अपना आजाद है और हम स्वतंत्र नागरिक हैं, तो यहाँ कुछ नियम कानून है, हमारा एक संविधान है और संविधान के मुताबिक चलना है। तो संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार में ही जोड़ दिया अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(a) यह आर्टिकल 19(1)(a) न केवल भारत के नागरिकों को, बल्कि जो पत्रकारिता के संस्थान हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा हथियार है। उनके लिए भी सबसे अहम, या कहिए कि उनका मूल अधिकार या उनका मूल हथियार या उनकी पूरी शक्ति 19(1)(a) में ही शामिल है। और मीडिया इतना सशक्त क्यों है? क्योंकि मीडिया के साथ पब्लिक जुड़ी हुई है, इसलिए मीडिया की वैल्यू है, मीडिया को लोग पसंद करते हैं और मीडिया की बात सुनी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबी यह है कि जिसके पीछे जितने लोग होते हैं वह उतना ही मजबूत होता है, और मीडिया भी इसी वजह से मजबूत है। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी आदमी जब ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वह तानाशाह हो जाता है। उसके कृत्यों में नैतिकता और अनैतिकता का फासला हट जाता है, वह निरंकुश हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है। इन्हीं सबको रोकने के लिए भारतीय संविधान में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत, जिसमें देश की अगर कुछ एक पॉइंट है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो वही मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाएगी, या मीडिया की नैतिकता वहां अनैतिकता में बदलती नजर आएगी। भले ही वह स्वतंत्र है, लेकिन अगर देश की एकता, अखंडता को क्षति पहुंचती है, अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचता है, अगर विदेशी जो राज्य हैं, हमारे मित्र राज्य हैं, अगर उनसे हमारी मित्रता पे खटास पैदा होती है, जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था, अगर उस पे आपकी पत्रकारिता से कोई खतरा पहुंचता है, या आपकी डिसेंसी, मोरालिटी यानी कि सदाचार या नैतिकता जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी सीमा का उल्लंघन करते हैं, कोर्ट की अवमानना या किसी की मानहानि या हिंसा को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं, तो यहाँ आपका जो मौलिक अधिकार है वह खत्म हो जाता है। तब आप स्वतंत्र नहीं होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तब नैतिकता की बात नहीं आती, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो आपकी पत्रकारिता क्या करेगी? या
पब्लिक व्यवस्था ही, पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर आपकी पत्रकारिता क्या करेगी? इसलिए जो ये पत्रकारिता की सीमा रेखा है, इसको लांघना किसी भी मीडिया संस्थान के लिए उचित नहीं। वैसे सरकार और मीडिया संस्थानों ने मिलकर आजादी के बाद अपना कारवां आगे बढ़ाया और हमें लगता है कि दोनों कामयाब भी हुए देश को उचित दिशा में ले जाने के लिए। और मीडिया का जो सम्मान पहले था वह उसके कार्यों की वजह से था, क्योंकि एक तरफ सरकार होती थी, सरकार के 3 स्तंभ होते थे, और एक तरफ मीडिया होती थी जिसने पूरा जोर देश के विकास और पुनर्गठन, पुनर्सृजन के लिए, पुनर्जागरण के लिए लगाया। यह मीडिया ही थी, वरना दिल्ली में बैठे लोग शायद पूरे देश का कायाकल्प ना कर पाते। लेकिन जिस तेजी से हमने ग्रोथ किया वह हमारी पत्रकारिता ही थी। जहां कहीं भी गलत होता था, घपले घोटाले होते थे, मीडिया प्रमुखता से उसको उठाने का कार्य करता था। और इसी वजह से मीडिया की वैल्यू देश में सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट रही। लेकिन समय के साथ जब सरकार को लगा कि कोई बात नहीं, मीडिया तो हमारा सहयोगी है, ये हमारा जो है कहीं पालतू है, इस तरह से जैसे दूरदर्शन और रेडियो की तरह से जब मीडिया को भी ट्रीट किया जाने लगा और आपातकाल लागू कर दिया गया, तो मीडिया को लगा नहीं, ये गलत है। हमारी स्वतंत्रता में केवल पुनर्जागरण की ही बात नहीं, सरकार की निरंकुशता को भी रोकना है। और इसी वजह से मीडिया ने फिर सरकार की भी कमियों को उजागर करना शुरू किया और मीडिया एक तरह से स्वतंत्र हो गया कि अब जो है कोई भी सरकार हो, अगर गलत काम करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इस सरकार की कमियों को उजागर करें। बस यही से मीडिया और जो सरकार है वे एक दूसरे के विरोध में कभी कभी खड़े हो जाया करते, और यही विरोधाभास फिर न्यायालय के भी सामने आया। मीडिया ट्रायल जैसी चीजें आई और नैतिकता का भी वहां से थोड़ा थोड़ा क्षरण होना शुरू हो गया, क्योंकि जो एक मौलिक अधिकार में कारोबार की स्वतंत्रता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में जब सरकारी सहयोग मिलना कम हुआ तो मीडिया संस्थान अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए पैसे कमाने की सोचने लगे। और इसमें विज्ञापन तो मिलता ही था, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने शॉर्टकट अपनाया और पेड न्यूज का चलन शुरू हो गया। यह गलत था। पीसीआई ने, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1966 में जिसका गठन हुआ था और 1980 में जिसका पुनर्गठन हुआ, उसने इस पे जांच बैठाई, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट दबा दी गई, उसकी समरी थोड़ी सी रखी गई। क्या था क्या नहीं था ये कौन जानता है, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वह इसमें दब सी गई। उसका रोल, वैसे आज तक उसने केवल नियम बनाए लेकिन उसका नियम फॉलो नहीं किया गया। एक सांप्रदायिक लेखों पर उसने अयोध्या केस में अपने नियम बनाए जिसमें सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी थी, नहीं की गई। जब मीडिया ने देखा कि कोर्ट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो वह खुद ही एक मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया किसी केस के। लोग सनसनीखेज खबरों को जानना चाहते हैं। हम लोग आरुषि तलवार का केस जानते हैं और
एक मुंबई का केस भी बहुत चर्चित था, वो भी जानते, केवल मीडिया में ही दिखा। यह भी एक तरह से मीडिया की अपनी सीमा रेखा लांघ के काम किया, जो कि अनुचित। किसी तरह से ये जो मीडिया है, मीडिया पैसे कमाने के अंधाधुंध सोर्सेस में अपनी जो संपादकीय नेतृत्व है उसको कमजोर करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल संस्थानों में जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है वह बड़ा होता चला गया। जो मालिक हैं वह खुद संपादक बन बैठे, और यह सब पत्रकारिता के क्षरण की शुरुआत हो गई। वैसे पीसीआई भी बिना किसी पावर के, बिना किसी ताकत के एक ऐसे वॉचडॉग की भूमिका निभाती है जो बोलने में भी जिसको शर्म आता है। और इसकी सही व्याख्या मार्कंडे काटजू ने जब उसकी अध्यक्षता उन्होंने कही थी। इसके अलावा एक संस्था बनी है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, एनबीएस। वह भी उसको जो अच्छा लगता है उस पर कार्रवाई करती है, और जो अच्छा नहीं लगता है उस पर चुप मार के बैठ जाती है। तो हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता का मापन कौन करेगा? जो संस्थाएं हैं उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह एक प्रेस रिलीज छोड़ के और कुछ नहीं करती है। और जी मैं अपनी समराइज कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। और जो कानून बने हैं हमारे, ये कानून सबके अपने अपने हितों को देखते हुए बनाए गए हैं। जब भी हम कोई भी सरकारी ऑफिस में जाएंगे खबर लेने के लिए, तो कोई चोर यह नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, लेकिन अगर उसकी चोरी पकड़ने के लिए हम कोई तरीका अपनाते हैं तो वहां राइट टू प्राइवेसी का आ जाएगा मामला। अगर किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला आ जाएगा। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं वह नियम कहीं न कहीं मीडिया की स्वतंत्रता को भी रोकने का कार्य करते हैं। तो ये जो नैतिकता का प्रश्न है, नैतिकता का प्रश्न किसके नजरिए से देखा जा रहा है यह मायने रखता है। वैसे मीडिया फोर्थ स्टेट के रूप में स्वीकार्य है, तो मीडिया को सबसे पहली प्रायोरिटी पब्लिक को देनी चाहिए, पब्लिक वेलफेयर को देनी चाहिए। और उसके एजेंडे में उसके बाद व्यवसाय हो सकता है, सरकार हो सकती है, या तीसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक वेलफेयर को अगर सबसे पहले रखा जाए तो हमें लगता है कि उसके जो नैतिक दायित्व हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उसके साथ ईमानदारी से पालन हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र पांडे जी। आपने सही बताया है कि मीडिया में एक बहुत बड़ा पूंजी निवेश हो रहा है, बल्कि भारत ही नहीं दुनिया के लगभग आज हर देश में मीडिया में एक बहुत बड़े पूंजी का निवेश हो रहा है। और इसके बावजूद भी ये माना जाता है कि यह कोई बाजारू पेशा नहीं है। समाचार मीडिया जनता के सरोकार से जुड़ा है, और पत्रकारिता को तो अस्तित्व ही सवाल पूछने और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए है। भारत की मीडिया जो देश के लिए, देश की आवाम के लिए बड़ी बड़ी सत्ताओं से टकराने में कभी पीछे नहीं हटी, आज वो सवालों के घेरे में। और आज ये मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल खुद मीडिया की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि मीडिया की जो भूमिका है वो समाज सुधारक, समाज के पथ प्रदर्शक की हो, ताकि लोगों को सही और गलत का अंदेशा हो सके। मीडिया अगर अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाने में एक बड़ा योगदान दे सकता है। डॉक्टर पांडे, जैसा आपने बताया है, हमें लगता है कि गांधी जी ने भी एक बार ऐसा कहा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। मीडिया भी अगर ऐसा करता है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी। मुझे एक पंक्तियां दो याद आ रही हैं कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि मीडिया भले बाजार में हो, लेकिन जन सरोकार से अभी पूर्ण हटा नहीं है। कि ना कलम बिकती है और ना कलमकार बिकता है, और ना इस महंगाई के जमाने में पत्रकार बिकता है। खून से लहूलुहान हो जाते हैं लिख लिख कर हाथ, तब इस समाज में चंद रुपयों में अखबार मिलता है।
तो दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फातिमा किरमानी जी हमारे बीच है। मैं फातिमा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर फातिमा किरमानी जी श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता विभाग की शिक्षक रही हैं। आप बाबू बनारसीदास विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपने पत्रकारिता का शिक्षण किया है। साथ साथ आप अभी हाल ही में एक ऑथर भी हैं। आपने एक किताब भी लिखी है। मैं उनका आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज के हमारे इस कार्यक्रम में अंग्रेजी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग से सुधीर देवली जी जुड़े हैं। मैं सुधीर जी आपका स्वागत करता हूँ। और श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून से आशा बाला जी हमारे साथ हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं अपनी मुख्य अतिथि फातिमा किरमानी जी को बोलने के लिए बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हिमगिरी यूनिवर्सिटी से सुधीर देवली जी जो हमारे बीच मौजूद हैं कि वो इस विषय पर अपने 2 शब्द हमसे कहें। सुधीर जी। सभी का धन्यवाद और रितेश जी आपका भी धन्यवाद। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया। आज काफ़ी ही प्रासंगिक एक विषय है, उस पर बातचीत हो रही है और मैंने पांडे जी को भी सुना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत जो है वाजिब बातें उन्होंने बताई कि क्या है मीडिया की भूमिका और 21वीं सदी में मीडिया का चाल चरित्र किस प्रकार का हो गया है या न्यायपालिका के साथ कैसे उसके संबंध हैं। और जब न्यायपालिका अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन शायद ढंग से न कर पा रहा हो तो मीडिया अपनी भूमिका में भी आता है, लेकिन कभी कभी उसकी भी अति हो जाती है और मीडिया ट्रायल हो जाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे अमेरिका के, विलियम कैरी, वो कहते थे अखबार के बारे में कि अखबार क्या है, जो ऐतिहासिक रूप से पिछले 4000 सालों से लड़ाइयाँ हो रही है उसको हम हर दिन अलग अलग रूप में इंटरप्रेट करते रहते हैं, यानी कि अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं और कभी कभी उसको अपनी बातचीत में बोलते हैं तो कभी कभी किसी कागज में दर्ज करते रहते हैं। तो विलियम कैरी कहते थे कि अखबार क्या है, 4000 सालों से जो लड़ाइयाँ चल रही है हर दिन हम उसका एक नया इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं और उसको हम अखबार कहते रहते हैं। मीडिया के बारे में छोटी सी एक मसला ये है, मैं उस पिक्चर को बड़ा याद करता हूँ, रॉक स्टार। उस पिक्चर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी होती है तो भी आपकी पब्लिसिटी होती है, यानी कि आपको स्पेस मिलना चाहिए मीडिया में। एक बार आपको स्पेस मिल गया मीडिया में तो वो आप फिर पब्लिसिटी ही होती है आपकी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो एज मीडिया प्रोफेशनल्स, मीडिया एकेडमिशियंस, ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न है कि कोई भी विचार, उसका प्रो यानी कि उसका समर्थित पक्ष और उसका जो विरोधी पक्ष है, वो दोनों आपस में मीडिया में ही खेल करते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले हमने देखा था, वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की थी जिसने एक तख्ती लेके अपना विरोध जताया था और उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने उसके ट्वीट का रिप्लाई किया था। तो लोग, एक तरफ वीरेंद्र सहवाग वाला पक्ष हो गया और दूसरा तरफ गुरमेहर कौर वाला पक्ष हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं जाना कि वो तो पक्ष विपक्ष की लड़ाई चल रही है, लेकिन इस सब में जो है वो मीडिया जो है उसका अपना बहुत फायदा हो रहा है। तो ये हमारे लिए अध्ययन का बड़ा विषय है, पॉजिटिव नेगेटिव से हटके कि मीडिया में स्पेस मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं रितेश जी का धन्यवाद देता हूँ और सभी महानुभावों का धन्यवाद देता हूँ। और रितेश जी अब आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने एकदम सही बात बताई है कि मीडिया समाज के लिए एक आवश्यक तत्व है। लेकिन मसला ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग को, आम लोग को कई बार ये लगता है कि मीडिया इस देश के अंदर सर्वोपरि होने लगा है, वो कानून से परे जाने लगा है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया, खासतौर से सोशल मीडिया, वो बेलगाम सा दिखाई पड़ता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम जनता तक पहुंचने के लिए एक असरदार और वैकल्पिक माध्यम के रूप में जो चीज हमारे सामने है वो एक सोशल मीडिया ही है। इसी विषय पर विचार रखने के लिए हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फातिमा किरमानी जी मौजूद है। मैं फातिमा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर अपने विचार। फातिमा किरमानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी आपका और जितने भी इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हैं उन सबका। मैं बस यही कहना चाहूंगी अपने बारे में कि अखबार की इम्पोर्टेंस तो अकबर इलाहाबादी के एक शेर से ही शुरू हो सकती है, जिस शेर में कहा गया था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप हो मुकबिल तो अखबार निकालो। लेकिन वही बात है कि आज अखबार की वो इम्पोर्टेंस रही नहीं है। चाहे अखबार को ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लीजिए, आज सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंस बची है, वो है सोशल मीडिया, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं।
अब उस ट्रस्ट की वजह भी यही है कि ना अखबारों में वो दम रह गया है, ना वो खबर रह गई है जिससे हम जुड़ सकते हैं, ना हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक किसी चैनल में वो बात रह गई है। क्योंकि चैनल में अगर आप जाइए तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की एक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक सांप्रदायिक दंगा शुरू हो जाता है। और उसके जो एंकर होते हैं वो तो लगता है कि लड़ने के लिए ही बैठे हैं सामने, उनको बात ही नहीं सुननी होती है। और उस जो भी डिस्कशन पैनल में लोग आए हुए होते हैं उनके ऊपर सिर्फ चिल्लाना ही जानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी सारे चैनल का और ना ही एंकर्स का, लेकिन बात ये है कि क्या वो अपने नैतिक वैल्यू भूल चुके हैं? क्या उन्हें याद ही नहीं है कि हम लोग की मीडिया का मेन मतलब क्या है? जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो आज क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबके ऊपर आ चुकी है? या मीडिया का अपना भी कोई रोल रह गया है? आज लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब के एक छोटे छोटे चैनल्स को चला चला के लोग इतना पॉपुलर हो रहे हैं। यूट्यूबर्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इंस्टा फॉलोअर्स बन गए हैं। तो क्या मीडिया बस इसी के लिए है कि एक छोटी सी न्यूज़ को सेंसेशन बना दिया जाए और उसके पीछे कोई राज भी नहीं हो? चाहे आप निर्भया कांड ले लीजिए, या आप इससे अगर बहुत पहले जाइए जैसे कि योगेन जी ने बताया, आरुषि कांड ले लीजिए, या आप अगर इससे भी थोड़ा पहले चले जाइए तो आप गुड़गांव का एक केस ले लिए बच्चों का। मगर उसमें फर्क क्या है? मीडिया क्या बताना चाहती है? दिल्ली रॉयट्स को ले लीजिए, उसमें भी पूरी तरह की सच्चाई मीडिया नहीं दे पा रही है लोगों को। मीडिया के ऊपर ट्रस्ट, या आप ये कहिए कि न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के ऊपर कितना ट्रस्ट रह गया है? एक बीबीसी था एक वक्त में, अगर हम लोग अपने बचपन में जाएं तो देखें कि बीबीसी न्यूज में अगर 7 बजे शाम को न्यूज आ जाती थी दूरदर्शन पे, उस न्यूज की ये इम्पोर्टेंस होती थी कि उसके उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। लेकिन आज सिर्फ मीडिया के ऊपर ही सवाल उठते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा तो पेड मीडिया हो चुकी है, पेड जर्नलिस्ट हो चुके हैं। अगर आप उन्हें कुछ बोलिए तो वो आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या रोल रह गया है? क्या सारी मीडिया पेड हो चुकी है? या हमको सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर अपने आप को रखना है कि जो यूट्यूब पे जो चैनल्स बने हैं हम उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करें, या सच्चाई कोई और है? कोविड जब से शुरू हुआ है तब से मीडिया का क्या रोल है इसमें? सिर्फ आंकड़े बताना, और उन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? कभी कोविड खत्म हो जाता है, कभी कोविड फिर से आ जाता है, कभी एकदम से लोगों के डेथ रेशियो बढ़ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल में सीट्स खत्म हो जाती हैं, कभी हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। लेकिन उसी में कुछ चैनल्स ऑक्सीजन ऐसे का भी जिक्र हैं। ना करो जी। फातिमा जी, आप अपनी बात करें। तो वही नैतिकता की जहां बात आती है वहां पे तो मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न ये रहता है, और आज भी यही हम लोगों से कहेंगे कि जितने भी नए नए चैनल्स बने हैं या जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको शायद मीडिया लॉ के बारे में या तो पता नहीं है, और या वो उस चीज को जानते हुए सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइज हो चुके हैं। तो मैं अपनी बात को इसी पे रखना चाहूंगी। अगर बहुत बढ़ाऊंगी तो बहुत लोगों का समय चला जाएगा, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिस पे डिस्कशन हो सकता है, जिस पे हम लोग अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन सच बात यही है कि यही एक छोटे से पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और आज नैतिकता खत्म जो हो रही है उसके पीछे शायद हम ही लोग जिम्मेदार हैं कि हमने जिस स्टूडेंट्स को अपनी अपने संस्थाओं से निकाला है, शायद उसमें हमारे अंदर ही कोई कमी रही होगी कि हम उन्हें पूरी तरह से मीडिया की उपयोगिता या मीडिया का रोल नहीं बता पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी। फातिमा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज मीडिया के ऊपर संकट के, विश्वसनीयता की संकट की जो है बादल घने रहे। मैंने कहीं पढ़ा था कि सवालों को सवालों के घेरे में रहने दो, उजाला मत करो, मुझे अंधेरों में रहने दो, शिकायत जिससे भी करेंगे बुरा मानेगा, हर बात मुझे बस मुझसे ही कहने दो। मीडिया की विश्वसनीयता पर आज सवाल है, और सवाल वाजिब है। मीडिया की विश्वसनीयता संकट में है, लेकिन सवाल करें तो आखिर किससे? मीडिया की विश्वसनीयता पर, उसकी नैतिकता पर आज सवालों की बात ऐसे नहीं है कि वो नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये बादल इतने घने हैं कि छट नहीं सकते, लेकिन हम नंबर 1 की होड़ में हैं। हमें समझना चाहिए, क्या सिर्फ बाजार तय करेगा कि मीडिया को क्या करना है? आज खुद जो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, वो टीआरपी के मापदंडों को समीक्षा कर रही है। उसे खुद ऐसा लगता है कि ये
संदेह के घेरे में है। दर्शकों को, पाठकों को इस खेल को समझना सहज नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पेशा है जिसके साथ चंद सरोकार जुड़ा है। इसी बात को, इसी नया कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विनायक शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष संबोधन। विनायक शर्मा। कार्यक्रम के आयोजक संयोजक रितेश जी, मुख्य अतिथि फातिमा जी, योगेंद्र जी, मनीष जी, आप सभी का मैं हार्दिक सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस मंच पर आज आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे से पूर्व मैंने सभी वक्ताओं को सुना जो काफी अनुभवी है और जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने जो बात होनी चाहिए वह कही। लेकिन आज के युग के हम देखें, आज के एरा के अंदर हम देखें तो मीडिया एक अलग रूप से प्रेजेंट हो रहा है कि अब 2000 से पहले की हम बात करें तो पहले अखबार का एक अपना एक जमाना हुआ करता था। उसके बाद टीवी का युग एक बहुत ज्यादा आ गया कि लोग टीवी पर शिफ्ट होने लगे, है ना। रेडियो एफएम का है, उसको एक अलग रूप से अब प्रेजेंट किया गया है। और अगर आज की बात हम करें तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम आज मीडिया का बन चुका है। पहले बहुत सेलेक्टेड जर्नलिस्ट हुआ करते थे जिसे हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, वो जरूरी नहीं है कि कोई ऑथेंटिक जर्नलिस्ट या कोई ऑथेंटिक संस्था की तरफ से ही हमें मिले। वो व्हाट्सएप के माध्यम से या एक वायरल मैसेज के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाती है। तो आप देखिए कि जब तक किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक उसकी वैल्यूज इतनी बढ़ नहीं पाती, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो हम देखें हमारा घर ही हो। तो आज हम बात करें जनता की, मास की, क्योंकि दिस इज मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद मास, है ना। तो मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या जनता को आवश्यकता पड़ रही है कि कोई ऑथेंटिक जर्नलिस्ट आकर चीजें हमें बताएं? नहीं, क्योंकि जो अधिकतर ध्यान है वो पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने कैप्चर कर लिया है लोगों का। और न्यूज का मैं कहूं तो मात्र 1% लोग पूरी कंट्री के अंदर न्यूज को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। कोई भी अगर सोशल मीडिया पे हम अगर लाइक्स के माध्यम से, फॉलोअर्स के माध्यम से भी देखें तो एक चैनल या किसी मीडिया संस्था से ज्यादा आपको कोई ऐसा कोई टिकटॉक पे डांस करता हुआ, है ना, कोई इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा कोई गाना गाता हुआ, वहां आपको फॉलोअर्स ज्यादा, आपको एक ऑथेंटिक पत्रकार से ज्यादा मिल जाएंगे। इससे क्या होता है कि मोरल जो है एक पत्रकार का थोड़ा सा डाउन होता है कि यार मैं इतनी अच्छी मेहनत से पूरा ड्राफ्टिंग करता हूँ, अच्छे शब्दों के अंदर चीज को प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन क्या हमारे व्यूअर्स वो देखना चाहते हैं? यह भी चीज हमें आजकल समझने की आवश्यकता है ना। हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से पत्रकारिता के उन मूल्यों पर काम करना चाहते हैं और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जुड़े हुए हैं काफी समय से एक तपस्या करके जो एक समय अपने जीवन का इस पत्रकारिता को दिया है, लेकिन आज का समय और आज की ऑडियंस क्या उसके साथ न्याय कर पा रही है? पूर्णतः यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है ना, आधुनिकरण जिसे हम कहें कि एक आधुनिकरण के माध्यम से हर वस्तु हमारे सामने आ गई थी। कभी हमने सोचा नहीं था कि स्विगी हमारे लिए खाना लेकर आएगा, कभी हमने सोचा नहीं था कि कहीं जाना है तो हम ओला उबर कर लिया करेंगे, है ना। पर ये सब सिचुएशंस आज हमारे सामने है, हम पूरे उसके आदी हो चुके हैं। तो पत्रकारिता को भी मैं कहूंगा कि जो लोग आज फैमिलियर हैं डिजिटल मीडिया से या टेक्नोलॉजी से, उनका ये दायित्व बनता है कि जो ऑथेंटिक पत्रकार हैं, जो आज इस टेक्नोलॉजी से दूर हैं या सही जनता तक उन लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है, तो उन सबको मिलकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाना चाहिए, है ना। जब तक एक अच्छा इतिहास आपको बताया नहीं जाएगा, जब तक कोई अच्छा कंटेंट आपको बताया नहीं जाएगा, तो जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है आप उसी को सही मानेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आज कोई वेबिनार अपन ऐसा करते हैं या फिर यहाँ पर एथिक्स की हम बात करते हैं या फिर
आगे हमें क्या करना है पत्रकारिता के लिए, मीडिया के लिए, तो इसके अंदर कोई एक स्ट्रैटेजी या कोई एक आइडिया जरूर एक हमें शेयर करना चाहिए जिस पर हम आगे काम कर सकें। तो सच में ऐसे लोग जिनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, जिनका रिसर्च बहुत अच्छा है, जिनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, उन्हें हमें टेक्नोलॉजी पे लाना चाहिए। मेरे से कई बार कई वरिष्ठ पत्रकार मिलते हैं और वो कहते भी हैं कि पहले वो अखबार हमें एक कॉलम के 500 रुपए दिया करता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया है ना, क्योंकि चटपटा लोगों को देखने का अब मन करता है ना। 30 हमारे व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो भी 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड से ज्यादा देखिए कि हमारा पेशेंस लेवल ही नहीं बचा, हम खुद भी किसी चीज को 30 सेकंड से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक जमाना जिस तरीके का आ गया, लोगों की भाग दौड़, टेक्नोलॉजी ने मैं कहूँ कि टाइम को एक अलग तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो सभी जिम्मेदार लोगों का जो पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर कुछ करना चाहते हैं, पत्रकारिता शब्द को, इसके मूल्यों को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, उन सबका यह दायित्व बनता है कि अच्छे लोगों को, जिन्होंने पूरे जीवन तपस्या करके पत्रकारिता को अपना जीवन सौंपा है, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आज आधुनिकीकरण के माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहिए। नहीं तो जो फातिमा जी ने भी कहा था कि एंटरटेनर जो एंकर्स हैं, जो टीआरपी के चक्कर में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनका कब्जा हमेशा ज्यादा रहेगा और लोग उन्हें ही सुनते रहेंगे, क्योंकि जिन्हें सुनना चाहिए वो तो इन प्लेटफॉर्म से बहुत दूर हैं, है ना। उन्हें पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, और जब बाद में उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हमें बेहद दुख होता है। तो मेरा तो आज के वेबिनार के अंदर मुख्य पॉइंट यही है। और भी आगे के जो वक्ता हैं मैं चाहूंगा अब वो इस पर जो भी वो कहना चाहते हैं वो कहें। रितेश जी को, जो आयोजक टीम है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद आपका कि आपने कार्यक्रम में अपने कम समय में अपने विचारों को रखा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोगों का, और ये वो लोग नहीं है जो मीडिया को बाहर से देखते हैं, आज ऐसे लोग जो मीडिया के अंदर हैं, उनका भी आज ये मानना है कि फेक न्यूज आज मीडिया का माध्यम बन के, मीडिया एक फेक न्यूज का माध्यम बन के रह गया। आज की पत्रकारिता, खास तौर से जो मीडिया संस्थान है, उसकी सवाल जो उसकी साख पर उठते हैं, उनका खामियाजा सिर्फ वो मीडिया संस्थान नहीं उठाते, उसके मीडिया कर्मियों को भी उठाना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली के पास मेरठ, उत्तर प्रदेश की एक घटना है, जिसमें ईटीवी भारत में काम करने वाले एक पत्रकार को मोबाइल पर एक संदेश आता है कि उपद्रवियों ने दंगा किया और आगजनी हुई। पत्रकार घटना स्थल पर खबर को कवर करने पहुंचता है और देखता है तो पुलिस चौकी जल रही है, उपद्रव हो रहा है। वो उस घटना को अपने कैमरे में कैद करना शुरू करता है, तो वहां कुछ उपद्रवी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बिकी हुई मीडिया का हिस्सा है, और उस पर हमला कर देते हैं। वो पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। गेटवे अवे विद मर्डर एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 4-5 सालों के बीच, 2014 से 19 के बीच तकरीबन 200 पत्रकारों की हत्या हुई। हत्या की वजह बहुत सारी है, अलग अलग है। कुछ में मीडिया कर्मियों की साफगोई और निष्पक्ष रूप से खबरों के प्रकाशन और प्रसारण को वजह माना गया, तो कहीं खबरिया चैनल से लोगों के उठते भरोसे को वजह माना गया। पक्ष दोनों है, कभी मीडिया से नफरत की जाती है तो कभी मीडिया से प्रेम किया जाता है। दोनों ही पहलू हैं, लेकिन वक्त विचारने का है, जरूरत अवलोकन की है। एक वक्त था जब ये माना जाता था कि अगर कोई सुनने वाला नहीं है और एक पत्रकार ने आपकी बात सुन ली तो फिर सब आपके सुनेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिखाया और बताया जाता है उसके पीछे के कारण कुछ और भी है। मीडिया पर सवाल उठाना, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, जैसे सभी को एक नजर से देखने जैसा हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कहकर कि मीडिया आज सवालों के घेरे में है, उन पत्रकारों पर, उन मीडिया संस्थानों की मेहनत को जाया कर देते हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए बड़ी कीमत चुकाई। कितनी भी सच्चाई आई, मगर वो अपनी समस्याएं कितनी भी आई हैं, मगर वो अपनी सच्चाई के मार्ग से नहीं हटे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जन सरोकार और आमजन की मीडिया की बरसों की साख पर अचानक बट्टा लग गया? ये प्रश्न विचारणीय है, और आज के इस वेबिनार के दौरान हम लोगों ने, हमारे अतिथियों ने इसी विषय पर अपने अपने विचार रखने की कोशिश की। आज भी ऐसे बहुत सारे समाचार संस्थान हैं जो इस दिशा में एक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, आम जन के भरोसे को मीडिया में बनाए रखने में सहयोग दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से जो एक चीज निकल के आता है वो यही है कि आवश्यकता एकल प्रदर्शन को सामूहिक प्रदर्शन में बदलने की है। शायद ऐसा करके हम कुछ हद तक समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के समापन की ओर बढ़ता हूँ, और आज के कार्यक्रम में जो हमारी इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स
प्रोडक्शन है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी से चाहूंगा वो हमारे बीच हमारे प्रतिभागियों के साथ, हमारे अतिथियों के साथ अपने विचार इस विषय पर साझा करें। चंद्रशेखर जी। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस विचार मंथन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए प्रखर बौद्धिक अतिथि वक्ताओं तथा हमारे ऑडियंस को हार्दिक धन्यवाद और बधाई कि कम से कम देश में पत्रकारिता, नैतिक मूल्य और कानून के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। और संतोषजनक बात यह है कि जहां चारों तरफ समाज के सारे घटक अपने दायित्व को भूलकर एक दूसरी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ अंधेरा है, टकराव है और दिशा शून्यता है। तो ऐसे में ये जो मीडिया है, समाज है और देश का कानून है, इस पर थोड़े से समय में जो भी सार्थक चर्चा हो वह सभी को एक मार्गदर्शक बने, एक रास्ता दिखाए। जहां तक पत्रकारिता का जो पेशा है भारत में, वह दुधारी तलवार पर चलने के समान है। एक तरफ उसके सामाजिक सरोकार जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ उस पर असामाजिक तत्वों का हमला भी इससे जुड़ा हुआ है। और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं और सरकार की जो व्यवस्था है, उसमें सारे लोग वो एक तरफा हो जाते हैं और इसमें बेचारा पत्रकार या पत्रकारिता की कलम वो देखती रह जाती है। तो सवाल सिर्फ किसी के नैतिक होने अनैतिक होने का नहीं है, और सारे समाज के सामने है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये सच है कि समाज के जो विभिन्न घटक हैं वो अपने प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं, नियमों, कायदों से एक सर्वमान्य निगम बनाते हैं ताकि समाज की जो दिशा है वो सही दिशा में चले और लोग उनका पालन करें। स्थिति विकट है और इस विकट स्थिति में पत्रकार को भी वह समाज से अलग नहीं है। और नैतिकता का जहां तक सवाल है, जब सारे लोग नैतिकता का पालन करने लगेंगे, सारी संस्थाएं, तभी एक कुछ रास्ता निकलेगा। और जहां तक प्रेस कानून की बात है, वहां पर प्रेस के हितों की रक्षा के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन वो दंत नख विहीन संस्था है। उसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कानूनी रूप से कि उसको दंडित किया जा सके। जो भी दोषी है उसको दंडित करने का अधिकार। कुल मिला जुलाकर सारा दायित्व सरकार की मंशा पर है, उसकी ईमानदारी पर है। और जो भी मीडिया हाउस हैं उनके भी समाज के प्रति सोच पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से समाज
को लेते हैं और सिर्फ केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य है, तब तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि पत्रकारिता को एक जिम्मेदार बनाया जा सकता है। यद्यपि कि इसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंट मीडिया में है जो भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन वो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में कुछ न कुछ तो निकल के आया है कि सभी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बस जो आपका मिशन है उस मिशन पर आगे बढ़ते रहें और सरकार तक, मीडिया हाउस तक अपनी आवाज को उठाते रहें, बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ने मुझे धन्यवाद चंद्रशेखर। धन्यवाद और नमस्कार। दोस्तों, अभी इतनी सारी बातचीत के बीच में हमने इस बात को जाना है कि मीडिया सवालों के घेरे में है और उस पर बहुत सारे जो सवाल हैं वो इस बात को लेकर है कि वो जिस तरह से सूचनाओं को आगे बढ़ाती है वो संदेह के घेरे में है। लेकिन ये अपने आप में एक विवाद का विषय है कि जांचे और परखे बिना क्या सूचना को एक पत्रकार ही आगे बढ़ाता है। ये बात क्या सिर्फ पत्रकार पर लागू होती है? मोबाइल हाथ में आ जाने के बाद आज सब पत्रकार हैं। जिस प्रवृत्ति को लेकर मीडिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, आज समाज के हर वर्ग में सोशल मीडिया आने के बाद से प्रवृत्ति देखी जा सकती है। किसी के पास ना तो वक्त है और ना इस बात की जरूरत समझी जाती है कि जो सामग्री और सूचना वो आगे बढ़ा रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। किसी को भी किसी की भी परवाह नहीं है। तो कटघरे में सिर्फ पत्रकार या पत्रकारिता जगत ही समाज के हर वर्ग को होना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो हर वर्ग में आई है। जब समाज में ही पतन है तो आदर्श की कामना सिर्फ पत्रकार से ही की जा सकती है। मुझे लगता है कि आज के इस वेबिनार से हम लोगों ने इस बात को समग्र रूप में जानने की कोशिश की है कि नैतिक स्तर पर चिंतन की जरूरत समाज के हर वर्ग को है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फातिमा किरमानी जी, मैं उनका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे जी का, विनायक शर्मा जी का जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और हमारे एक मुख्य वक्ता जो हमारे बीच किसी वजह से नहीं आ पाए, उपेंद्र शर्मा जी का, और आज के कार्यक्रम के सचिव मनीष जैसल जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराया। और इंटीग्रेटेड सोसाइटी मीडिया प्रोफेशनल से जुड़े हुए हर व्यक्ति का जो लगातार निरंतर समाज और समाज में जुड़े हुए मीडिया के मुद्दों पर लगातार विमर्श कर रहा है। समाज के उन लोगों को जिन्हें आज, उन आवाजों को जिन्हें हमने भुला दिया है, शायद मीडिया के जो एक ऐसे व्यक्तित्व है, आदर्श है, उन पर लगातार निरंतर चर्चा कर रहा है। मैं चंद्रशेखर जी को ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों नमस्कार।